यस, लेट अस बिगिन। सो बच्चे लोग, लास्ट टाइम हमने एस ब्लॉक में कवर किया था अप टू द आइडिया ऑफ द केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 की हम लोगों ने बात की थी और उसमें सबसे पहला था ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन, राइट। दिस इज द लास्ट पार्ट दैट वी डिस्कस। उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स का जो फॉर्मेशन था दैट वाज एनी मेटालिक ऑक्साइड, where important thing to note was these oxides are basic except BeO. Now these exceptions, as you already know, can be asked and will be asked on a regular basis in all your MCQs. ठीक है, except BeO all are basic। मतलब BeO क्या है? एम्फोटेरिक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछा भी है पहले, ठीक है, कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 जो हम लोगों को ग्रुप 13 में आने वाला है, वो और बेरिलियम, बिकॉज एल्यूमिनियम और बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप में है एक दूसरे से, तो उनमें सिमिलैरिटी है। तो बेरिलियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है और क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो ये ऐसे तो बहुत सारे एम्फोटेरिक होते हैं, अपने को मालूम है, जैसे जिंक का है, लेड का है, एल्यूमिनियम का है, टिन का है, ये सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। बट यहाँ पर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ आपके एस ब्लॉक चैप्टर में ग्रुप 2 में, बेरिलियम दैट इज एम्फोटेरिक, ऑल अदर्स आर बेसिक, ठीक है। उसके बाद हमने हैलाइड्स देखा था। तो हैलाइड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि BeCl2 का ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। तो ये कैसा रहेगा, लुईस एसिड या लुईस बेस, कैसा रहेगा ये? इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब लुईस एसिड रहेगा, है ना, जो एक्सेप्ट कर सकता है, जो और इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो लुईस एसिड होता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है वो लुईस बेस होता है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ठीक है। तो अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो वो कंपाउंड बनता क्यों है, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। तो ये सवाल आपके दिमाग में वैलिड है क्योंकि BeCl2 में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ही है बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में। लेकिन जो क्लोरीन के पास बाहर एक्स्ट्रा, क्लोरीन जब एक बॉन्ड बनाता है तो भी उसके पास 3 लोन पेयर बचे हुए होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, एंड वो जो बेरिलियम क्लोराइड, जो BeCl2 का जो मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है, वो अपना एक पॉलीमेरिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना देता है। व्हेन यू से पॉलीमेरिक मतलब क्या, ये मैंने आप लोगों को अगेन इथीन का पॉलीथीन ऐसे बताया था, एक पॉलीमर का एग्जांपल बताया था कि मतलब मल्टीपल यूनिट्स जब उसके एक साथ एक चेन में लगाए जाएं तो उसको हम लोग पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये BeCl2 जो है ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, विच इज शोन इन द डायग्राम। यहाँ तक हमने लास्ट डिस्कशन अपना कंप्लीट किया था, ठीक है। इसमें हम लोग ब्रिजिंग, क्लोरो ब्रिजिंग डाइमर यानी कि ब्रिज्ड डाइमेरिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है। वेपर फेज में BeCl2 कैसा होता है, क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर होता है, ओके, जो बाद में हायर टेम्परेचर पे हीट करने पे ब्रेक डाउन होकर मोनोमर बन जाता है, राइट। फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल दैन क्लोराइड्स, व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर हाई लैटिस एनर्जीज। फ्लोराइड्स की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो कम सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद आते हैं ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट पे। लैटिस एनर्जी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, पहले ये देख लो। लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या है कि कोई भी एक जो सॉलिड स्ट्रक्चर है आपके पास, अगर वो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप में है, इरेगुलर शेप में नहीं, वो रेगुलर शेप में, फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, ठीक है, तो ये एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप है, समझे। कोई सॉलिड है जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप में, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड है और मैं उसको बोलूं कि कोई एक सॉलिड मटेरियल है और आपको कहूं कि उसका शेप ना कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसा अनइवन अनयूजुअल शेप है, प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं है, बरोबर है। और ऑन द अदर हैंड आई एम सेइंग दैट देयर इज अ प्रॉपर ज्योमेट्री। तो जब वो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज होता है ना मॉलिक्यूल, तो उसको हम कहते हैं लैटिस। क्या कहते हैं? लैटिस। द फुल नेम इज एक्चुअली अ क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। जैसे आप सबको पता होगा सोडियम क्लोराइड, आप उसको पाउडर फॉर्म में यूज करते हो, है ना। बट आप सबने देखा होगा इंटरनेट पे एक बहुत फेमस उसका ये चलता है, ये भी इमेज वगैरह आती है, हाउ सोडियम क्लोराइड लुक्स अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऐसे बड़े बड़े आपको क्यूब और स्क्वायर वो दिखाते हैं, माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ सॉल्ट। तो you can see that there is a regular structure, there is a regular geometric pattern to the structures, correct? क्रिस्टल को, उसको हम लोग लैटिस कहते हैं।
और उस लैटिस को अगर ब्रेक डाउन करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यहाँ पर NaCl में ना ये सब कॉर्नर्स जो है ना क्यूब के, यहाँ पर अलग अलग सोडियम और क्लोरीन के एटम्स रखे हुए हैं या आयॉन्स रखे हुए। ना ये लैटिस, ये वर्ड आपको समझने में अभी थोड़ी डिफिकल्टी होगी बिकॉज सॉलिड स्टेट चैप्टर में लैटिस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन है, बट मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि जब एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर हो तो उसको लैटिस कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस कहेंगे, और उसकी एक इनहेरेंट एनर्जी होगी जिसको हम लोग लैटिस एनर्जी कहेंगे। जिस स्ट्रक्चर में ज़्यादा कॉम्पैक्ट ज्योमेट्री होगी उसका ज़्यादा अच्छा सॉलिड स्टेट भी होगा। अगेन, वाई इज दिस रेलिवेंट, वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? जैसे मैंने आपको NaCl का एग्जांपल दिया, अगर इसका लैटिस टूटेगा तो Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, समझे? जो क्रिस्टल है उसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा, उस लैटिस को तोड़ूंगा, तो Na अलग और Cl अलग हो जाएगा। अग्री करते हो सब लोग? और उसके लैटिस को ब्रेक करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो लैटिस एनर्जी है, ठीक है? जैसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी है, आयोनाइज करने के लिए जो चाहिए वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वैसे ही लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो चाहिए वो लैटिस एनर्जी है। अब लैटिस को ब्रेक करने के तरीके बहुत हो सकते हैं। पानी में डालने से नमक का लैटिस ब्रेक हो जाता है तो Na अलग और Cl अलग हो जाता है, तो वो आपकी मतलब वहां पर डिसोल्यूशन से आपने लैटिस एनर्जी को ओवरकम किया। समझ रहे हो बात को? वैसे ही हीट करने से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी देने से भी हो सकता है। तो आप तरीका कोई भी लगा सकते हो। आपको करना है कि आपको लैटिस एनर्जी को ओवरकम करना है ताकि आप सोडियम और क्लोराइड को अलग कर सको। ये आई होप गया होगा दिमाग में। तो व्हेन यू रीड द वर्ड लैटिस एनर्जी, व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ? यू हैव टू थिंक ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ऑफ हाउ दे आर अरेंज्ड, राइट? वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो लैटिस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे और साइज पे। ये मेजरली 2 फैक्टर्स है। उसके अलावा एज आई मेंशन्ड, हाउ कॉम्पैक्ट द अरेंजमेंट इज, व्हाट काइंड ऑफ मेटल्स आर इन्वॉल्व्ड, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। जैसे आयरन का अलग क्रिस्टल बनता है, मैग्नीशियम का अलग टाइप का क्रिस्टल बनता है, कॉपर का अलग बनता है, सिल्वर का अलग बनता है ना? बट यहाँ पर हम लोग लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू एस ब्लॉक। अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूँ तो मैं कहूँगा सोडियम के कंपाउंड्स के कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैटिस बनते हैं, मैग्नीशियम के कुछ अलग टाइप के लैटिस बनते हैं, अलग शेप। कोई क्यूब हो सकता है, कोई रेक्टेंगुलर 3 डायमेंशनल पैरेललोपाइड हो सकता है, जिसको आप लोग ये बोलते हो 3 डायमेंशनल रेक्टेंगल को आप लोग क्या बोलते हो? हम लोग तो पैरेललोपिपेड बोलते थे, क्यूबॉइड जिसको आप कहते हो, क्यूबॉइड। सो यू कैन हैव अ प्रॉपर क्यूब, यू कैन हैव अ क्यूबॉइड, यू कैन हैव अ रोम्बॉइड, ऑल दोज स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स होने चाहिए। दैट्स द मेन थिंग, right? And that will depend on size, that will depend on electronegativity, it will depend on the kind of bonding pattern that is there. So here what they are trying to say is, whenever you have a group 2 element और उसका फ्लोराइड है तो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, और उसी ग्रुप 2 एलिमेंट के दूसरे हैलाइड्स है तो उसकी लैटिस एनर्जी कम है। तो थोड़ी सी अगर हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो MgF2 ये मैग्नीशियम का फ्लोराइड है और MgCl2 ये मैग्नीशियम का क्लोराइड है। इसकी वो बोल रहा है लैटिस एनर्जी हाई है, इसकी लैटिस एनर्जी कंपैरेटिवली लो है। तो जब पानी में घोलोगे तो इसकी एनर्जी का बैरियर आप ब्रीच नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी है, लैटिस की एनर्जी ज़्यादा है। जब तक आप उस एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई नहीं करोगे, इस बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो पानी में घोलने से ये डिसॉल्व नहीं होएगा, क्योंकि आप उतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर पा रहे हो पानी में डाल के। तो मुझे अब ये लॉजिकली आप अगर आप सोच के बता सकते हो तो बताना कि NaCl की लैटिस एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा होगी? इन जनरल अगर मैं कहूँ NaCl की आपको क्या लगती, कम वैल्यू होगी कि ज़्यादा का वैल्यू? बहुत कम होगी, क्योंकि वो रेडिली डिसॉल्व हो जाता है, तो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा नहीं है, बस पानी में डाला और तुरंत डिसॉल्व हो गया। अब ये काफ़ी लॉजिकली समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, आई एम अज्यूमिंग। यस, सो कंपैरिजन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, फ्लोराइड्स और अदर हैलाइड्स, बट फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स का इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद है ऑक्सो एसिड्स। तो ऑलरेडी आपको पता है कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, ये आपको मैं एग्जांपल दे चुका हूँ पहले भी, बट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कार्बोनेट्स यानी कि कार्बोनिक एसिड के साथ है,
सल्फेट्स यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो सॉल्ट्स बनते हैं, कार्बोनिक एसिड के साथ जो सॉल्ट बनते हैं वो कार्बोनेट्स, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो बनते हैं वो सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड के साथ जो बनते हैं वो नाइट्रेट्स। करेक्ट है? सो नाउ कार्बोनेट्स of the group 2 elements or group 2 metals are insoluble in water and precipitated so now you see carbonates, because they are insoluble in water, they can be precipitated by addition of sodium or ammonium carbonate to a solution of soluble salts of these metals. अब ये सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, तो सर आप पहले बोल रहे हो कि इनसॉल्युबल है, ठीक है, फिर आप बोल रहे हो प्रेसिपिटेट करना है, जब डिसॉल्व ही नहीं हुआ तो प्रेसिपिटेट क्यों करना है? ये सवाल आता है, ये रीड करने के बाद ये सवाल दिमाग में आता है, और लॉजिकल जेन्युइन सवाल है, आपके दिमाग में भी आएगा कि आप तो पहले खुद ही क्लेम कर रहे हो कि भाई ये सॉल्युबल नहीं है, पहली बात। दूसरा, आप बोलते हो भाई प्रेसिपिटेट करो, तो कैसा फंडा है देखो कि इन मेटल्स का कोई और सॉल्ट जो सॉल्युबल है, पहला ये लेके आओ। बात समझो मैंने क्या बोला। मैग्नीशियम एक मेटल है ग्रुप 2 का, इसका एक ऐसा सॉल्ट लेके आओ जो सॉल्युबल है, मानो MgCl2 सॉल्युबल है, समझे कि नहीं समझे? तो MgCl2 को मैंने पानी में डाला तो इसका सॉल्यूशन बन गया, क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। अब वो बोलता है कि MgCl2 जो इसके अंदर प्रेजेंट है उसको सोडियम कार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करो, NH4 twice CO3, ये अमोनियम कार्बोनेट है, तो क्या बन जाएगा? MgCO3 बन जाएगा। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कार्बोनेट्स कैन बी, व्हेन दे से प्रेसिपिटेटेड मींस कार्बोनेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट टू वन ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ दीज मेटल्स विच आर ओरिजिनली सॉल्युबल। ये स्टेटमेंट समझ में आई? फिर से सुनना, फिर से समझना मैंने जो बताया। ग्रुप 2 के मेटल का कोई सॉल्ट ले आओ जो सॉल्युबल है, जैसे कि एग्जांपल MgCl2, उसके अंदर या तो सोडियम कार्बोनेट या तो अमोनियम कार्बोनेट डालोगे तो MgCO3 प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट क्यों हो जाएगा? क्योंकि MgCO3 सॉल्युबल नहीं है, इसलिए प्रेसिपिटेट होगा। अभी समझा? परफेक्ट। कैल्शियम कार्बोनेट देख लो, चौक अगर आप लो और CaCO3 यानी कि मार्बल या चौक जिसको आप बोलते हो उसको लो, उसको चूरा करो, पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होगा। कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व होता है, चूना, वो मिल्की पानी बनाता, मैंने बताया भी था पिछली बार, पर कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व नहीं होता है ना। तो ग्रुप 2 के मेटल्स के जो कार्बोनेट्स हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ये गया सबके दिमाग में? आई होप सो। अच्छा, जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे मेटल की साइज और बढ़ती जाएगी, तो वो पहले से ही इनसॉल्युबल तो है ही, पर साथ ही साथ और भी, मतलब जो एक बोलते हैं ना कि थोड़ी बहुत पार्शियल भी, थोड़ी बहुत भी सॉल्युबिलिटी अगर शुरुआत में पॉसिबिलिटी थी, तो वो जैसे जैसे ग्राउंड द ग्रुप आओगे वो और डिक्रीज होती जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स will decrease as the atomic number increases। मतलब डाउन द ग्रुप ये क्या होगा? और भी कम हो जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, ये तो जनरल स्टेटमेंट है। कार्बोनेट्स विल ऑलवेज ऑन हीटिंग डीकम्पोज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। ये तो जनरल स्टेटमेंट है, सबको मालूम है। CaCO3 को हीट करो, क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। कोई भी कार्बोनेट हीट करने पे, ड्राई डिस्टिलेशन करने पे CO2 देगा।
और जो बचा वो उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड होगा। चेक करके देख लो, आपको आ जाएगा। Na2CO3 क्या बनेगा? Na2O प्लस CO2। फिक्स है ना, मतलब कि उस पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज जनरल, दिस इज वेरी जनरल स्टेटमेंट, कोई बड़ी चीज नहीं है। बेरिलियम कार्बोनेट जो है सो थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट यानी कि हीट करने पे जो डिकम्पोजिशन होने वाला है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं बेरिलियम का कार्बोनेट और मैं बोलूं बेटा महंगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप मतलब BaCO3, बेरियम का कार्बोनेट, तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी बहुत ही ज्यादा है। किसकी? बेरियम कार्बोनेट की। मतलब बेरियम कार्बोनेट जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, इट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर्स। थर्मल स्टेबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है। पर वहीं पर बेरिलियम जो है हमारा एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, वो अनस्टेबल है। वो अगर हम लोग नॉर्मल उसको एटमॉस्फेयर में रख दिए तो सीधा वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा, इवन विदाउट हीटिंग। उसकी थर्मल स्टेबिलिटी इतनी पुअर है कि वो विदाउट हीटिंग भी क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा, जैसे वहां पर लिथियम में हुआ था। तो क्योंकि एनोमलस बिहेवियर है तो उनका जो क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी है उस कार्बोनेट का, वो बहुत ही खराब है। स्पेशली थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, मतलब थोड़ा भी हीट, थोड़ा भी एनर्जी उसको मिला तो इमीडिएटली वो ब्रेक डाउन होके बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट? ये अगेन एक एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे नहीं कर सकते और घर पे करना भी मत, बट लैब में आपको शायद ये करवाएंगे और दिखाएंगे ज़रूर कि जैसे आपके पास चौक है, मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मार्बल है या चौक है या कोई है, उसका आप क्रश करके पीसेस करके और आप उसको हाई टेम्परेचर तक हीट करो। घर में ये इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर टू हीट ऑब्वियसली। बट अगर मैं उसको बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट करूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी सिर्फ बचेगा सिर्फ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। लॉजिकल बात है, सेम लॉजिक फॉलो करते हुए देखा जाए तो। बट बिकॉज वो थर्मली स्टेबल है कंपेयर टू बेरिलियम, वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है थर्मली, इसीलिए वो रेडिली ऐसा नहीं हो जाता। पता चला आपने ताजमहल बनाया मार्बल से और बस वो उड़ गया रातों रात, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, राइट? क्योंकि वो कंपैरेटिवली स्टेबल है, इसलिए कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। तो अगेन दिस इज समथिंग वेरी लॉजिकल दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर कि भाई बेरिलियम कम स्टेबल है, कैल्शियम उससे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए तो कैल्शियम से इसलिए तो मार्बल से बनाई हुई घर और बिल्डिंग खड़ी है ना? अगेन लॉजिकल बात है ना ये तो। सो दैट इज द थर्मल स्टेबिलिटी इज कंपैरेटिवली मच हायर। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होगी पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इन शॉर्ट, इन अ नटशेल क्या बोल सकता हूं मैं? सॉल्युबिलिटी कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल। ओके, अब आते हैं सल्फेट्स पे। मतलब कि ग्रुप 2 मेटल्स का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो सॉल्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सल्फेट। ठीक है? ऑल आर वाइट सॉलिड्स, ऑल द सल्फेट्स आर वाइट सॉलिड्स एंड ऑल आर थर्मली स्टेबल। कोई भी अनस्टेबल नहीं है इसमें। पर अगेन अगर आप देखो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें बेरिलियम मैग्नीशियम शुरू में थोड़े ज़्यादा सॉल्युबल हैं पर बाकी के जो हैं वो कम सॉल्युबल हैं। करेक्ट? क्यों ऐसा है? क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी बेरिलियम और मैग्नीशियम की ज़्यादा है, दे हैव ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी, सो दे आर एबल टू ओवरकम द लैटिस एंथैल्पी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये वर्ड यूज़ किया था, लैटिस एंथैल्पी को ओवरकम करोगे तो लैटिस ब्रेक होगा, राइट? तो सल्फेट अलग हो जाएगा और मेटल अलग हो जाएगा। थोड़ी लॉजिकल बातें हैं ये अगर देखा जाए तो, कि भाई अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ओके मेरे पास MgSO4 है, तो इसके लैटिस को मतलब मैग्नीशियम और सल्फेट को पकड़ के रखने के लिए, एक प्रॉपर शेप में उसको पकड़ के रखने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो लैटिस एनर्जी है। तो इतना बोलोगे हाँ करेक्ट है। अब आपने क्या किया? आपने इसको पानी में घोल दिया, आपने इसको वाटर में ऐड कर दिया। तो पानी क्या करेगा कि इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो वो जो पानी जो उनको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देता है वो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी है।
अगर हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी तो डिसॉल्व होगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी तो डिसॉल्व नहीं होगा। काफी सिंपल। अगर पानी उसके लैटिस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी उसको दे पाया, सप्लाई कर पाया, ओवरकम, दैट इज द वर्ड दैट विल यूज, इट ओवरकम्स द लैटिस एनर्जी, देन सॉल्युबिलिटी दिखेगी। नहीं कर पाया तो सॉल्युबिलिटी नहीं दिखेगी। वेरी वेरी सिंपल एंड लॉजिकल मेथड टू अंडरस्टैंड। Similar you have to do for nitrates also. Nitrates are made by dissolving carbonates in dilute nitric acid, बता चुका हूं मैं already. Magnesium nitrate crystallizes with 6 molecules of water. That is, it is deliquescent, hygroscopic, ये मैं बता चुका हूं, पहले भी बोला है मैंने। deliquescent जो वाटर अब्सॉर्ब करके रखेगा, जो पानी से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, अफिनिटी होगी जिस क्रिस्टल की, उसको हम डीलिक्विसेंट सॉलिड या डीलिक्विसेंट क्रिस्टल कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक भी कहते हैं कुछ लोग। जबकि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, मैग्नीशियम नाइट्रेट से आप बेरियम नाइट्रेट की तरफ आओगे, तो उसकी जो टेंडेंसी है पानी अब्जॉर्ब करने की वो कम हो गई। यानी कि बेरियम नाइट्रेट जो है वो एनहाइड्रस, एनहाइड्रस बोले तो पानी नहीं चाहिए। हाइड्रस हाइड्रेटेड मतलब पानी वाला, और एनहाइड्रस बोले तो मलाई वाला। एक पानी वाला एक मलाई वाला, ऐसा है क्या? नहीं, मतलब डॉट H2O जिसको नहीं चाहिए वो एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस बेरियम नाइट्रेट है, और मैग्नीशियम जो पहला सेकंड मेंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है, यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा। सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगेन दिस शोज दैट देयर इज अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉल्ट्स, जैसे ग्रुप 1 में हम लिथियम या सोडियम के सॉल्ट्स की बात करें, या ग्रुप 2 में हम बेरिलियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की बात करें, तो ये हाइड्रेट बनाते हैं, यानी ये पानी को अब्जॉर्ब करके अपने पास रखते हैं। बिकॉज ये पानी उनको क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दैट वाटर सर्व्स एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है वो? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब उस क्रिस्टल यानी कि उस लैटिस को स्टेबल रखने के लिए पानी की ज़रूरत है। यदि आप उसमें से पानी निकाल दो, आप उसको ड्राई कर दो, सो द लैटिस स्ट्रक्चर और द क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल कोलैप्स, तो आपको मिलेगा पाउडर। तो एनहाइड्रस जो है वो पाउडर फॉर्म में जनरली मिलता है या इरेगुलर शेप में होता है, और जो क्रिस्टलाइन जैसे रॉक जो हम लोग नॉर्मली ढूंढते हैं या माइनिंग करने पे मिलता है, या जो सॉल्ट्स जो हैं हम लोगों को क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं, वो क्यों है क्रिस्टल फॉर्म में? बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका एक बहुत ही प्यारा और एक अच्छा एग्जाम्पल जो आप सबने देखा हुआ है वो है एलम। एलम सभी बच्चों को पता होगा, इसको हिंदी में हम फिटकिरी कहते हैं, गुजराती में आप लोग फिटकरी कहते हो। कुछ शेव करने के बाद लगाते हैं, वाइट कलर का बड़ा सा। लोग पानी प्योरीफाई करने के लिए भी रूरल एरियाज में बहुत यूज करते हैं। तो आप देखेंगे तो वो भी आपको एक नेचुरल क्रिस्टल फॉर्म में ही मिलता है। एलम के भी क्रिस्टल्स मिलते हैं। क्यों? अगेन एलम इज अ वेरी क्लासिकल सॉल्ट, इट्स अ डबल सॉल्ट एक्चुअली। एलम इज कॉल्ड एज अ डबल सॉल्ट। वो क्यों है वो मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कि एलम जो है वो डबल सॉल्ट तो है, वो तो ठीक है, पर वो वेल हाइड्रेटेड सॉल्ट है। मतलब उसके साथ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हैं टू मेंटेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आई होप ये क्लैरिटी आ गई होगी कि हाइड्रेट्स क्या होते हैं। एलम को हम लोग यूज करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने में, बिकॉज व्हेन यू पुट एलम इन द वाटर इट टेंड्स टू प्रेसिपिटेट आउट द डर्ट व्हाटएवर इज इन द वाटर सैंपल, इट टेंड्स टू प्रेसिपिटेट आउट। एज आई मेंशन्ड, एलम के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्यों वो यूज होता है और कैसे है वो हम लोग पढ़ेंगे उसमें। बट फिलहाल के लिए एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाइड्रेशन ऑफ अ गिवन सॉल्ट क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, पहली बात। दूसरा कि बेरिलियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स में हाइड्रेशन होगा, बेरियम के सॉल्ट्स में हाइड्रेशन नहीं होगा। सेम वे ग्रुप 1 में हमने देखा था कि लिथियम के जो सॉल्ट्स थे वो वेल हाइड्रेटेड सॉल्ट्स थे, और जैसे जैसे आप नीचे आते हो हाइड्रेशन कम हो जाता है, राइट? All of the nitrates will decompose on heating to give oxides like lithium nitrate. जैसे लिथियम नाइट्रेट है वो डिकम्पोज हो जाता था
हीटिंग पे। ग्रुप 2 में सारे ही मेटल्स के नाइट्रेट्स डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग पे। लास्ट पार्ट ऑफ ग्रुप 2 इज एनॉमलस बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप, वो खत्म कर लेते हैं। इसके ऊपर एक्चुअली काफ़ी चर्चा हो चुकी है, जस्ट मार्क कर लेने हैं सारे पॉइंट्स आपने। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मार्किंग एवरीथिंग, यू आर नॉट लीविंग एनीथिंग बिहाइंड, so that is when the questions are asked directly in your MCQs, you are able to crack them. Okay, beryllium has exceptionally small size. Small size बहुत बार बोल चुका हूँ। कोई भी एनोमलस बिहेवियर के कारण क्या है? 3 कारण है। क्या? स्मॉल साइज, हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत बार बोल चुका हूँ। ठीक है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, स्मॉल साइज। ओके, अगेन नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा नया है आपके लिए। बेरिलियम डज नॉट शो अ कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये एक्चुअली अभी नहीं समझेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में समझेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये पार्ट पे आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में समझाऊंगा। अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए समझना एट दिस लेवल, तो उस दर मार्क करके रख लेना कि हम लोग करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप ऐसे चाहिए तो मार्क कर लेना, क्वेश्चन मार्क कर लेना, इसका मतलब कि इसका एक्सप्लेनेशन बाद में मिलेगा। ठीक है, और तीसरा है ऑब्वियसली ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर, जबकि बाकी सबके कैसे हैं? ग्रुप 1 ग्रुप 2 में सारे कैसे हैं? बेसिक होते हैं, क्योंकि नाम ही एल्कली और एल्कलाइन है। नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के डायगोनल रिलेशनशिप क्या क्या है देखते हैं। लाइक एल्यूमिनियम, बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म। ये आप सबने अगेन स्कूल लेवल पे पढ़ा है, बट दोबारा मैं आपको बता दूं। लेट्स से हमारे पास आयन एक मेटल है Fe, ठीक है, हमारे पास एल्यूमिनियम एक मेटल है Al। आयन को अगर मैं एक्सपोज रखूं ऑक्सीजन से तो वो FeO बना सकता है, करेक्ट, आयन ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को मैं एक्सपोज रखूं ऑक्सीजन से तो वो Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना सकता है। अग्रीड। आयन ऑक्साइड को हम लोग जनरली रस्ट के नाम से जानते हैं, ये आप सबने स्कूल में पढ़ा है, डेफिनेटली रस्ट के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि लोहे की चीज़ें या लोखंड की जो आयन की चीज़ें उनको बाहर आप नहीं रख सकते हो एटमॉस्फेयर में ऐसे, बिकॉज थोड़े टाइम के बाद में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके वो ऊपर क्या बना देते हैं? आयन ऑक्साइड का एक लेयर बना देते हैं, जिसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। पर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपके घरों में एल्यूमिनियम के जो बर्तन है वो कभी रस्ट नहीं होते। हम सबके घर में एल्यूमिनियम के कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स, कोई ना कोई बर्तन तो है ही, सबने देखे, सबने यूज किए, बट वो कभी रस्ट नहीं होते। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज एल्यूमिनियम का जो मेटल का जो बाहर का लेयर है, सरफेस है, उसके ऊपर एक बार ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर लिया ना तो ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है, एंड दैट ऑक्साइड कोटिंग is resistant to further reaction, it is resistant to rusting। तो एल्यूमिनियम उस केस में काफी फायदेमंद हो जाता है, और ऑब्वियसली बिकॉज बेरिलियम और एल्यूमिनियम में डायगोनल रिलेशनशिप है तो इसीलिए दोनों का ये फंडा सेम है। देख लो, तो बिकॉज एल्यूमिनियम में जो है ऑक्साइड कोटिंग होती है, वैसे बेरिलियम में भी होती है, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करता एसिड्स वगैरह के साथ। ठीक है, फिर आता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, तो वो डिसॉल्व हो जाता है एक्सेस अल्कली में टू गिव अ बेरिलेट आयन, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनेट आयन। अब ये क्या फंडा है? देखो, बेरिलियम जो है वो जब हाइड्रोक्साइड बनाता है BeOH ट्वाइस, तो ये तो ग्रुप 2 का हाइड्रोक्साइड है, तो ये तो खुद ही बेस है, तो बेस का टेंडेंसी तो होता है रिएक्टिंग विद एसिड ना। बट यहां पर ये एनोमलस बिहेवियर क्यों है? क्योंकि ये बेस के साथ ही रिएक्ट करता है,
वापस, और ये बना देता है BeOH 4 टाइम्स 2-। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, बरोबर है। तो इसके पास अभी भी स्कोप है फर्दर रिएक्शन करने का, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का भी स्कोप मिलता है आगे जाके, वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में। बट जब ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आप रिएक्ट करते हो एल्कली के साथ, तो वो एक टाइप का आयन बनाता है जिसको हम कहते हैं बेरिलेट आयन, जो चार्ज पार्टिकल है। वेरी सिमिलर एल्यूमिनियम भी जो है वो एल्यूमिनेट आयन बनाता है। ये बेरिलेट बनाता है, ये एल्यूमिनेट आयन बनाता है, दैट इज रिएक्टिंग विद एल्कली। ओके, then you have chlorides of beryllium and aluminum both have chlorine bridge chloride structure in vapor phase. Very important, this is happening only in vapor phase. Is happening only in vapor phase. Again, if you remember BeCl2 क्या था, हमने देखा था ना, क्लोरो ब्रिज स्ट्रक्चर। वैसे ही AlCl3। अभी AlCl3 तो आप सभी बच्चों को मालूम है, हमने फ्रीडल क्राफ्ट में यूज भी किया एनहाइड्रस AlCl3, याद है ना। इट इज अ वेरी क्लासिक इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, 1, 2 और 3, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में सिमिलरिटी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में दोनों के इनकम्प्लीट ऑक्टेट हैं, दोनों के ब्रिजिंग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ब्रिजिंग टाइप के मॉलिक्यूल, ब्रिजिंग डाइमर्स कहते हैं जिसको हम लोग। So obviously they are strong Lewis acids, and because they are strong Lewis acids, they are also used। सारे पॉइंट हमने डिटेल में कवर किए, मैं हर एक चीज आपको बता रहा हूँ। देखो आपको रेपिटेशन हो जाएगा, इनफैक्ट आई नो थोड़ा रेपिटेटिव है ये चैप्टर। लुइस एसिड है, हाँ सर। फ्रीडल क्राफ्ट में यूज करते हैं कैटलिस्ट में, हाँ ना, बता दिया, ऑलरेडी कर चुके हैं, सारा डिटेल में कर चुके हैं। फ्रीडल क्राफ्ट हमारे कौन से रिएक्शन थे, किस में आते थे फ्रीडल क्राफ्ट? हमारे 5 रिएक्शन थे ना टिपिकल वाले, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन और नाइट्रेशन। तो एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये 2 थे हमारे फ्रीडल क्राफ्ट, है ना। तो हमने सारे वो हम कंप्लीट किए हुए, तो वहाँ पे हमने कैटलिस्ट की तरह, लुइस एसिड की तरह इसको यूज किया है एज गुड इलेक्ट्रोफाइल्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि ये अभी नहीं समझेगा। कॉम्प्लेक्सेस आर एक्चुअली पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, विच इज अ सेपरेट चैप्टर इन योर क्लास 12। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो सारा कुछ हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। 1 or 2 sentences from this chapter, yes, you will have to remember it as fact. I can't help it, I'm sorry. मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस चैप्टर में जो आपको फैक्चुअली याद रखनी है। जैसे फॉर्मूला है या 8 मॉलिक्यूल पानी का है तो है MgCl2 में, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। लास्ट पार्ट इज द कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। जैसे हमने सोडियम के कंपाउंड्स देखे, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एटसेट्रा, वैसे ही कैल्शियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख लेते हैं। मैंने आपको एक लिस्ट पहले लिखवाई हुई है, दोबारा एक बार उस लिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं। कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम का कार्बोनेट, और कैल्शियम का सल्फेट। ये याद है सबको? कैल्शियम के ऑक्साइड को हमने क्या कहा था? हमने कहा था क्विक लाइम। कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड को स्लेकेड लाइम, है ना। बहुत लोग इसको स्लेक्ट बोलते हैं, जस्ट लाइक बेक्ड स्लेक्ट, नो यू हैव टू इसलिए से स्लेकेड लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने चौक ऑब्वियसली आपको बता चुका हूँ, चौक भी कहते हैं। लाइमस्टोन कहते हैं क्या? लाइमस्टोन भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, है ना। कुछ भी, बहुत सारे कुछ कह सकते हो इसको आप। कैल्शियम सल्फेट के 2 वैरायटी होती है, एक होती है जिप्सम और एक होती है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आज हम लोग बर्न्ट प्लास्टर के बारे में भी पढ़ेंगे, शायद आपने नाम सुना हो, काफ़ी बार MCQs में वो ऑप्शंस में आता है, प्लास्टर, बर्न्ट प्लास्टर, ऐसा। खैर, क्विक लाइम यानी कि चूना,
कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये एक बार एक बच्चे ने मुझे पूछा था, सर इसका नींबू से क्या लेना देना, लाइम। ये नींबू वाला लाइम नहीं है भाई, केमिस्ट्री में लाइम इज डिफरेंट, है ना। वो नींबू वाला लाइम नहीं है, लेमन वाला। खैर तो लाइमस्टोन दैट इज CaCO3 को हीट करो। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये घर पे नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि 1200 केल्विन तक हीट करना है आपके घर के पतीले में। आप 1200 केल्विन तक मार्बल, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आई नो ऐसे बहुत बच्चे हैं डेंजर, कहीं से मार्बल का टुकड़ा मिला, सर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, आज केमिस्ट्री सीख के डालूंगा पूरी, घर जला दूंगा। मार्बल का टुकड़ा चूरा करके पतीले में रख के गर्म करके देखूंगा चूना बनता है कि नहीं। बट 1200 केल्विन में तुम्हारा पतीला, वो जो वेसल यूज करो, वो पिघल जाएगा यार, तो वो मत करना। दिस इज डन इन अ क्रूसिबल एट एन इंडस्ट्रियल लेवल where they use phosphate bonded crucibles materials that can withstand thousands of degrees of temperature. Okay? तो अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई खुराफात है तो प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ओके, सो द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 1070 एंड 1270, ये रेंज में। सीधा सीधा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा भी था। ऑल कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग टू अ सर्टेन डिग्री विल गिव ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन। इट इज अ वाइट अमॉर्फस सॉलिड, इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2870, इट अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वापस वही है, डिलिक्विसेंट टाइप का ही है, कह सकता हूं, है ना। देर आर पीपल हु कॉल इट हाइग्रोस्कोपिक, दैट इज ऑल्सो फाइन। There are technical differences between the two terms, but आपके लेवल पे मैं इतना ज़्यादा अभी थीसिस नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। आप मान लो कि हाँ ठीक है, वो पानी अब्सॉर्ब करता है, इतना ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड पानी अब्सॉर्ब करेगा तो क्या बन जाएगा, स्लिकेट लाइम बन जाएगा, सीधी बात है यार। चूने को पानी में डालो तो जो हेजी मिल्की अपीयरेंस बन जाता है, पान वाले भैया के पास देखने मिलता है आपको टपरी पे, ठीक है। तो वो है बेसिकली मिल्क ऑफ, इट्स कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। स्लिकेट लाइम को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं। अच्छा, ये न्यूट्रल होगा कि बेसिक होगा कि एसिडिक होगा, क्या लगता है? बेसिक ही होगा ना, क्योंकि ग्रुप 2 के मेटल का हाइड्रोक्साइड है यार। तो ये जो है चूने का पानी, ये बेसिक होता है, और ये बिकॉज ये बहुत ही बेसिक होता है तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। So when you add water to this particular tuna, that is calcium oxide, it breaks the lumps of lime. This is called slaking. Quick lime is slaked with soda, gives soda lime. Calcium oxide plus NaOH, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एल्केन्स चैप्टर में, एल्कीन चैप्टर में हमने किया हुआ है। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आप क्या यूज करते हो, NaOH प्लस CaOH का कॉम्बिनेशन, याद है आपको, जिसको हम लोग सोडा लाइम कहते हैं। तो क्विक लाइम विद NaOH, एंड बिकॉज इट्स अ बेसिक ऑक्साइड ऑब्वियसली इट रिएक्ट्स विद ऑल द अदर एसिडिक ऑक्साइड्स। तो आपके जो ग्रुप 14, 15, 16, 17 के जो मेंबर्स हैं, उनके मेंबर्स एसिडिक होते हैं। ग्रुप 1 एंड 2 के तो बेसिक होते हैं, आपको पता ही है। तो ग्रुप 15 का मेंबर जैसे फॉस्फोरस है, तो उसका ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है, उसके साथ ये रिएक्ट करके आपको देगा सॉल्ट। क्या देगा? सॉल्ट। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, जिन बच्चों को ये पार्ट नहीं समझा, आई नो थोड़ा कुछ बच्चों को बाउंसर गया होगा कि सर आपने ये एसिडिक वाला क्या बोला, नहीं समझा। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, ग्रुप नंबर 1, 2, फिर बाकी का सब जाने दो, फिर ग्रुप 15, 16, 17, ऐसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना। अब ग्रुप 1 में समझो लिथियम है, ग्रुप 2 में समझो बेरिलियम है, फिर आगे बढ़ते 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 ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, 16 में ऑक्सीजन है, 17 में फ्लोरीन है। बरोबर है? हाँ, मैंने बाकी वो नहीं लिखे, मतलब
बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, वो सब फैमिली नहीं लिखी, मैं एक साइड ग्रुप 1-2 रख रहा हूँ, एक साइड ग्रुप 15-16 रख रहा हूँ, ताकि आपको समझा सकूँ कि ये वाला बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाने की कोशिश करेगा, ये वाला भी बेसिक बनाने की कोशिश करेगा। बीच में जो बोरॉन, एल्यूमिनियम और कार्बन वाले हैं वो एम्फोटेरिक बनाने की कोशिश करेंगे। बट व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन? दे विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या बनाएंगे ये? एसिडिक। और इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको, नाइट्रोजन के बाद वाला मेंबर फॉस्फोरस, तो इसका फॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सीजन के बाद वाला सल्फर, तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड। फ्लोरीन के बाद वाला क्लोरीन, तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि ये जो मेंबर्स हैं ये पॉपुलर एसिड्स बनाने के काम आते हैं। क्लियर हुआ? तो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है आपका, वो ज़्यादा करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएगा, और लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएगा, यानी अल्कलाइन मटेरियल्स बनाएगा। और जो बीच में बच गया कार्बन का फैमिली और बोरॉन का फैमिली, वो ज़्यादा करके आपको एम्फोटेरिक बताएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो यही उसने बोला। तो यहां पर वही उन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है कि P4O10, ये P4O10 एक्चुअली क्या है, इसको जब मैं पानी के साथ मिलाऊंगा तो ये फॉस्फोरिक एसिड बना देता है यार। तो टेक्निकली तो वही हो रहा है कि एसिड प्लस बेस का ही रिएक्शन हो रहा है। जैसे फर्क इस यहाँ पे वाटर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिड नहीं था, ऑक्साइड दिया हुआ था। तो सेम रिएक्शन अगर मैं आपको बोलूँ अब कि आप इसके साथ लिखो ज़रा SO2 के साथ, तो लिख पाओगे? आप बोलोगे हाँ SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है सर, तो ये कैल्शियम सल्फाइट बनाएगा, CaSO3। सिंपल। ये SO3 होता तो CaSO4 बनाता, कैल्शियम सल्फेट। सबको समझा ये क्या हुआ? अब यही सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप इमेजिन कर लो, ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनता? H2SO4। देखो कितना प्यारा, कितना आसान है ये एक्चुअली, पूरा देखा जाए तो फंडा। आप लोग डर जाते हो क्योंकि ज़्यादा चीज़ें याद करनी है, बट लॉजिकल है ना। मैंने क्या किया? एडिशन किया यार, 1 सल्फर, 3 + 1 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, देख बना दिया H2SO4। अब यही आपको मैं पूछूं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2SO4, तो आप बोलोगे ठीक है, तो CaSO4 + H2O। क्या फ़र्क पड़ा? यहाँ पर बस बाय प्रोडक्ट चेंज हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं, है ना? तो आपको अगर आगे से कोई पूछेगा कि भाई ग्रुप 15, 16, 17 के ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो आपको रट्टा नहीं मारना, आपको लॉजिकली बोलना है ग्रुप 15, 16, 17 के ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड बनेगा यार, और ग्रुप 1 और 2 के ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस बनेगा। क्लियर हो गया? बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा यूजेस। बहुत ही सिंपल यूजेस है। इट इज सीमेंट मैन्युफैक्चर करने में इट इज अ चीपेस्ट एल्कली, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली। चूना आपको मिलता है 10 रुपये का भी पैकेट में 1 किलो का मिल जाएगा, मतलब इतना सस्ता। ठीक है। इट इज अ प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ऑब्वियसली दैट इज इंपॉर्टेंट, जो हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। देन यू हैव ऑल्सो यूज इन सोडियम कार्बोनेट मैन्युफैक्चरिंग, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, एंड ऑल्सो यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने एक तो बोला आपको हमेशा चिपकाना ही है, वो है डाई इंडस्ट्री। कुछ नहीं समझे तो डाई इंडस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लिकेड लाइम, जिसको हम लोग स्लिकेड लाइम कहते हैं, मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं। ऑल ऑफ दिस, द मिल्क ऑफ समथिंग जब हम लोग बोलते हैं ना, तो वो एंटासिड का काम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो बहुत पुराने ज़माने से आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह में भी उसका सॉल्यूशन बना के लोगों को पिलाया जाता था पेट की एसिडिटी कम करने के लिए। बट एनी ऑफ दिस, इसका ये मतलब नहीं कि आप चूने का पानी पिला दो किसी को। आई नो आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हो, हाँ, पता चला कल को कोई घर पे बोल रहा है यार एसिडिटी बढ़ी हो रही है, लो चूना घोल के पिला दिया। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। दैट इज प्योरिफाइड, इट इज प्रोसेस्ड एंड देन मेड इनटू एन एंटासिड। ओके, सो डोंट डू दैट स्टूपिडिटी दैट यू ऐसा बस लाइम वाटर पिला रहे हो लोगों को। ऑल्सो एज आई मैंशन, व्हेन आई से लाइम वाटर, डोंट स्टूपिडली थिंक ऑफ नींबू पानी।
बिकॉज आई हैव हैड स्टूडेंट्स बिफोर कमिंग टू मी एंड सेइंग हाँ सर एसिडिटी होती है तो नींबू पानी पीते हैं ना मतलब कुछ भी, वो वैसे नहीं करना, वो दिमाग नहीं लगाना, वो बहुत स्टूपिड लॉजिक है वो लाइम वाटर अलग है भाई, ठीक है। तो इट इज अ वाइट अमॉर्फस पाउडर sparingly soluble in water. It's quite important to understand. When you say sparingly means थोड़ा बहुत डिजोल्व होता है, पार्शली, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता या कंप्लीटली इनसॉल्युबल भी नहीं है. स्पेरिंगली इज द वर्ड यूज फॉर पार्शियली सॉल्युबल. ठीक है, ओके. एंड देन यू हैव लाइम वाटर, लिक्विड लाइम, व्हाटएवर. When carbon dioxide is passed through it, it turns milky. स्कूल में सबने किया ये क्लास 8, 9, 10 में आपको बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट कराया होगा कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, उसके थ्रू, उस पानी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करो, इट विल टर्न मिल्की बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते ही रहोगे, एक्सेस बना दोगे, तो precipitate will dissolve to form calcium hydrogen carbonate. Now here comes the catch. Calcium carbonate is insoluble. ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन भी किया था ना कि कार्बोनेट सॉल्ट जो है वो इनसॉल्युबल है, पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल. बात को समझो, ठीक है. प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व. अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप ज्यादा डालोगे तो, मतलब मैंने शायद बोलने में गलती की, मतलब जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या बोलते हैं, सॉल्युबल नहीं है, पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो इनिशियली इनसॉल्युबल था, उसको जब आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाल दोगे तो वो डिसॉल्व होने लगेगा. समझे? CaCO3 जो बन गया था, प्रेसिपिटेट हो गया था, उसमें एक्सेस टू मच कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर वो जो प्रेसिपिटेट बना हुआ था वो क्या हो जाएगा, वो अब डिसॉल्व हो जाएगा. क्या दीज आर फैक्चुअल थिंग्स, यू जस्ट रीड, मार्क, रिमेंबर, डोंट गो टू मच इन डेप्थ इनटू दिस. ऑल्सो मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइपोक्लोराइट. ये जेई वाले स्टूडेंट्स को डेफिनेटली पता है हाइपोक्लोराइट, इसके बारे में मैं बता चुका हूं. हाइपोक्लोराइट इज ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट. हाइपोक्लोराइट इज, एंड इट इज ऑल्सो यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑल्सो यूज एज एन, किस लिए यूज किया जाता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये यूज किया जाता है बच्चों. ऑक्सीजन सप्लाई करता है. आपकी ब्लीच की एड्स में आएगा, फेस के ब्लीच की एड में आता है, वो जगह पे आपको मिलेगा. तो ब्लीचिंग इन जनरल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर नेसेंट ऑक्सीजन काफी काम आता है. क्या काम आता है? नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि O2 नहीं, सिंगल एटम ब्रैकेट में अपन लिखते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन. अगेन आपने स्कूल में सबने पढ़ा हुआ है, वेरी श्योर. पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि ब्लीचिंग पाउडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CaCl2 एंड CaOCl twice. ठीक है, CaOCl twice. इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू NCERT देख लो, ब्लीचिंग पाउडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ध्यान से देख लेना बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड एंड CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. बात गई दिमाग में? ब्लीचिंग पाउडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, बट उसमें से एक्चुअल ब्लीचिंग एक्शन किसका है? CaOCl2 का. अब ध्यान से देखना, ये क्या है? CaCl.OCl, जिसमें ये जो है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाता है और CaCl2 रह जाता है. इसका ये मतलब है कि नेसेंट ऑक्सीजन निकलने के बाद सॉल्ट बच जाता है. CaCl2 क्या एक तरह का सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड, राइट? तो
तो ये जो है वो सॉल्ट जो है वो बच जाता है. यूजेस प्रेपरेशन ऑफ मोर्टार. व्हाट इज मोर्टार? हैव यू सीन दैट मिक्सचर? वो रेती के साथ में मिक्स करके बनाते हैं, जो सीमेंट के अंदर डालते हैं, वो ब्रिक्स के ऊपर लगाते, दैट इज कॉल्ड मोर्टार. हिंदी में उसको क्या कहते हैं मुझे मत पूछना, आई डोंट. Okay, also it is used in whitewash due to its disinfectant nature. मतलब wounds को ये करने के लिए यूज किया जाता है. एंड ऑल्सो यूज इन ग्लास मेकिंग एंड घूम फिर के वही टैनिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री है ना. एंड प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर. क्यों? क्योंकि नॉर्मली ब्राउन शुगर होता है. नेचुरल जो शुगर है वो कहाँ से आता है? शुगर केन जूस से आता है ना. नेचुरल शुगर केन जूस से आता है, तो वो ओरिजिनली ब्राउनिश होता है. जैसे अपने इधर इंडिया में ना गुड़ खाते हैं, पता है, जैगरी सबने देखा होगा गुड़. वो येलोइश ब्राउनिश कलर का होता है, वो नेचुरल है. पर उसको हम लोग जो यहाँ पे वापरते हैं, अपन घर पे वापरते हैं, यूज करते हैं, दैट इज वाइट इन कलर ना. द क्रिस्टल्स आर कलरलेस और ट्रांसपेरेंट और वाइट, यू कैन से. दैट इज मेड बाय ब्लीचिंग. हाउ? बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर. करेक्ट? So the sugar that we purchase is bleached sugar. So if you all, most of you students would be going to CCD जाते हो CCD. You go to Cafe Coffee Day and Starbucks and all those places. You have two options of sugar, na? You have one is white sugar and one is brown sugar. So that brown sugar is the non-bleached version of the sugar. Right? So just to give you another option, वो लोग आपको देते हैं white and brown, but that is a non-bleach because there are certain people who feel कि ज़्यादा प्रोसेस किया हुआ खाना अच्छा नहीं होता. जैसे चावल भी अपन खाते हैं, अपन प्रोसेस किए हुए चावल खाते हैं अपने इधर, सफ़ेद वाला. तो वो लोग बोलते हैं सब ब्राउन ब्रेड खाओ या ब्राउन राइस खाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है. ज़्यादा प्रोसेसिंग में वो लोग ब्लीच करते हैं चीज़ों को, क्योंकि वाइट इज़ मोर अपीलिंग. दैट्स दी कंज्यूमर मेंटालिटी. बासमती चावल वाइट कलर के ज़्यादा खाने में देखने में मज़ा आता है लोगों को. खैर, दैट इज़ अनदर डिस्कशन फॉर अनदर डे probably. Coming to calcium carbonate, that is the next one. That is our limestone or marble or chalk, whatever you want to call it. I have said this 100 times. It's prepared by passing carbon dioxide through liquid lime. भी बता दिया. Or can also be prepared by reaction of calcium का salt with any sodium का salt. That is fine. It is a white fluffy powder. When you say white fluffy powder means again in the powdered form. उसको मतलब उसको पूरा क्रश करके पाउडर करके ड्राई फॉर्म में जब बेचा जाता है तो आपको वो पाउडरी फॉर्म में मिलता है. ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, decomposes at a high temperature and all that, reacts with dilute acid to liberate carbon dioxide. Always. इसीलिए मार्बल का कोरोजन होता है. ये भी स्कूल में आप सबने पढ़ा है. ताजमहल का कोरोजन क्यों हुआ, पढ़ा है ना सबने. What is the reason for pitting on the Taj Mahal? The reason is acid rain. आपको पढ़ाया गया था स्कूल में कि सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, जब पहली बार बारिश पड़ती है तो वो घुल जाते हैं पानी में और एसिड बनाते हैं. और वो एसिड जब मार्बल पे गिरता है तो मार्बल चिप हो जाता है, पिटिंग हो जाती है, उसके अंदर पीलापन आ जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस. तो काफ़ी फैसिनेटिंग इसके एप्लीकेशंस आपको दिख रहे हैं. अगेन बिल्डिंग मटेरियल, तो आप देखेंगे तो कैल्शियम का तीनों जो पहला हमने पढ़ा कि CaO, CaOH ट्वाइस, CaCO3, तीनों बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज किया जाता है ना. द मोर इंपॉर्टेंट एंड यूनिक यूज ऑफ दिस इज along with magnesium carbonate it is used as a flux in the extraction of metals. यानी जब हम ज़मीन में से खुदाई करके माइनिंग करके जो मेटल इम्प्योर फॉर्म में निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आयरन ओर, ORE ओर, है ना. तो इम्प्योर फॉर्म में जो मेटल निकाला जाता है बच्चों, उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस है जिसको हम लोग मेटलर्जी कहते हैं, उसमें एज अ फ्लक्स इसको यूज किया जाता है. अभी फ्लक्स क्या है वो अभी नहीं समझाऊंगा, वो मेटलर्जी चैप्टर में समझाऊंगा. ठीक है. देन यू हैव इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर. इट इज यूज एज एन एंटासिड
इट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट. माइल्ड अब्रेसिव, अब्रेसिव मतलब सरफेस को घिस के साफ करने वाला, पॉलिश करने वाला, ठीक है, दैट इज अब्रेसिव. एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ फिलर इन कॉस्मेटिक्स एंड ऑल, दैट इज फालतू, छोड़ दो. नेक्स्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. नोट करना प्लास्टर ऑफ पेरिस के आगे फॉर्मूला दिया हुआ है CaSO4 half H2O. When you say half H2O, listen to what you say or how you read it out. You'll call it calcium sulfate hemihydrate. Half molecule of water is hemihydrate. और यहीं पे जो जिप्सम अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे, जिप्सम वो है CaSO4.2H2, तो वो डाइहाइड्रेट है. अगर 10 होता तो डेकाहाइड्रेट होता, 0 होगा तो एनहाइड्रस हो जाएगा. समझ में आ रही है बच्चों बात? इजी है. तो जब आप जिप्सम को लेते हो, जिप्सम क्या है हमारा? जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. जब जिप्सम को लेकर आप हीट करते हो हाई टेम्परेचर पे, तो उसमें से पानी के 2 में से 1.5 मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं. अब ये ना कई बच्चों को अजीब लगता है, सर 1.5 मॉलिक्यूल कैसे उड़ सकता है? स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वो पानी अब्सॉर्ब करके रखता है. तो इट्स नॉट लिटरली हाफ अ मॉलिक्यूल, इट्स फॉर 1 मोल ना. वी नो 1 मोल इज एवोगाड्रो नंबर, तो ये हाफ ऑफ एवोगाड्रो नंबर, वैसा आप कैलकुलेशन करते हो. खैर, so you have hemihydrate is formed by heating dihydrate. अगर उससे ज्यादा और हीट कर दिया तो 0 हो गया, समझो हाफ भी नहीं बचा उसके, 0 हो गया. तो 0 अगर हो गया, एनहाइड्रस हो गया कंप्लीटली, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? पढ़ो क्या लिखा है, देखो, डेड बर्न्ट प्लास्टर कहते हैं. क्या बोलते हैं? डेड बर्न्ट प्लास्टर. ठीक है. नाउ रिमार्केबल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, डेड बर्न्ट प्लास्टर की नहीं, इन जनरल कैल्शियम सल्फेट की प्रॉपर्टी क्या है कि इट सेट्स विद वाटर. तो इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं टू मेक आइडल्स एंड शो पीसेस एंड स्टैच्यूज एंड ऑल. गणपति की मूर्ति बनाते हैं लोग, देखा होगा आपने. ये जो कैल्शियम सल्फेट है, ये आपको बाहर कोई भी शॉप वगैरह, जो आपकी सिरामिक वगैरह की शॉप होती है ना, जो प्लम्बिंग का सामान वामान जहाँ मिलता है, हार्डवेयर की दुकान एंड ऑल, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा बहुत सस्ते, 15-20 रुपये का पैकेट मिल जाता है 1 किलो का. ठीक है. वो अगर पाउडर लेकर आप पानी में घोलते हो तो इट फॉर्म्स हार्ड रॉक लाइक स्ट्रक्चर आफ्टर वाइल. हार्ड रॉक लाइक स्ट्रक्चर जो शेप दे सकते हैं उसके सेटिंग टाइम होने के पहले. मतलब जब तक वो सेट नहीं हुआ ना, तब तक आप उसको शेप दे सकते हो, और शेप देने के बाद में वो एक बार कड़क हो गया, वो सेट हो गया, तो वो बन गया स्टैचू या जो भी आपको उससे बनाना है. तो इसलिए वो बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है उसकी. 5 to 15 मिनट्स ये उसका क्या है, ये उसका सेटिंग टाइम है. क्या है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेटिंग टाइम. मतलब हार्डन होने का जो टाइम है उसको बोलते हैं सेटिंग टाइम. अगर ये स्टैचू बना दिया आपने या सेट हो गया, उसके बाद आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो, तो ये डिकम्पोज होता है. और ख़ास करके अगर ये एटमॉस्फेयर में एसिड्स और ये वगैरह चीज़ों को अगर क्या बोलते हैं, एक्सपोज हुआ है, तो वो भी डिकम्पोज हो सकता है. अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि फिर हम लोग ये क्यों सुनते हैं कि गणपति की जो मूर्ति इससे बनाई है वो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए. बिकॉज अगेन नोट, ये चीज़ आप लोग भूल रहे हो कि ये कैल्शियम का सल्फेट है, तो ये पानी में रेडिली सॉल्यूबल नहीं है. क्या अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कार्बोनेट, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स वैसे भी सॉल्यूबल नहीं है, और जैसे जैसे नीचे जाते हो और भी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती, बोला था ना. तो ये एक्चुअली सॉल्यूबल नहीं है ना पानी में. तो अगर ऐसे बहुत सारी लाखों करोड़ों मूर्तियां ले जाके लोग सी में डंप कर देते हैं, तो वो डिसॉल्व नहीं होने वाला, वो जमा हो जाएगा पानी में.
right? So that will end up killing a lot of the aquatic flora and fauna, right? So that is why it is harmful for the environment. Next है uses. लार्जेस्ट यूज इज ऑब्वियसली बिल्डिंग इंडस्ट्री. तो कैल्शियम का हमने 4 चीज पढ़ा, चारों का चारों एक ही चीज है, दैट इज बिल्डिंग इंडस्ट्री. आपने दो देख लिया. Used also for immobilizing affected part of organ when there is a bone fracture. What do we call this? We just call it putting a plaster, है ना. हम लोग जैसे हाथ वाथ टूट गया किसी का तो वो मतलब प्लास्टर बांध के आया. वो प्लास्टर वर्ड कहाँ से आया? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकर बांध देते, इसलिए वर्ड आया प्लास्टर बांध के आओ. फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर लगा दो, है ना. Okay, so then you have that is a plaster, and in dentistry I use it a lot. For those of you who are very curious, you can come and see. My clinic is open. आके देख सकते हो. On a daily basis we use this material to make casts and molds of teeth so that we can make artificial teeth for the patients. And obviously, as I mentioned, for making statues and all, we use this. Next is फायर प्रूफिंग मटेरियल में जिप्सम का बहुत ही हायर क्वालिटी यूज होता है. फॉस्फेट बॉन्डेड बोलते हैं उसको. इन्वेस्टमेंट मटेरियल दैट कैन विथस्टैंड वेरी वेरी हाई टेम्परेचर. यस. एंड ऑल्सो जिप्सम इज यूज इन फॉल सीलिंग. अपन घर पे लगाते हो ना फॉल सीलिंग. फॉल सीलिंग, हाँ, वो भी उधर भी जिप्सम यूज होता है फॉल सीलिंग में. खैर, अभी सीमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में. फैक्चुअल है, इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाने वाला. तो ये नहीं है कि हम लोग सीमेंट पे थीसिस करने बैठ जाएं, ऐसा नहीं है. वो आप लोग फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ोगे उसके बारे में. बट हाँ, बेसिक चीज़ें फैक्चुअल जो है वो याद कर लेनी है. जैसे कि पहली बार किसने बताया था? फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन 1824 बाय जोसेफ एस्प्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द पोर्टलैंड सीमेंट, बिकॉज पोर्टलैंड एरिया में बनाया गया था. पोर्टलैंड एरिया में से उसकी नेचुरल लाइमस्टोन की माइनिंग करके बनाया जाता था. ऐसा है पोर्टलैंड, वेरी फेमस पोर्टलैंड सीमेंट, दैट इज द टर्म. बनाया कैसे? सीमेंट एक अपने आप में एक मटेरियल नहीं है. सीमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स. कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, क्ले, सिलिका, विच हैज बेसिकली सिलिका इज SiO2, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये सब कुछ का जो मिश्रण है उसको हम लोग सीमेंट बोलते हैं. क्या क्या है उसमें, कॉम्पोजिशन क्या क्या है देख लेते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड आपका 50 to 60% होता है. सिलिका यानी कि सैंड, रेती, 20 to 25% होती है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड 5 to 10, मैग्नीशियम ऑक्साइड 3, आयरन ऑक्साइड 1 to 2, एंड देन सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 to 2%. फॉर गुड क्वालिटी सीमेंट, ratio of silica to alumina should be between 2.5 and 4, and ratio of lime to total of oxides should be very close to 2. Just remember these factual statements. Why this is happening, I'm not going to go into that even if you ask. That is a waste of time. Raw materials for cement are limestone and clay. When clay and limestone are heated together, by the way, clay here, the word clay is not the one that you used to play with when you were small kids. छोटे बचपन में जो आप क्ले से चीज़ें बनाते थे, ये वो वाला क्ले नहीं है. Here clay basically means mud. ठीक है, कच्ची गीली मिट्टी, that is clay. Okay, when they are heated together, they fuse and react to form something called as cement clinker. ठीक है, तो क्ले और लाइमस्टोन का, क्ले और लाइम का मतलब मिक्सचर जो है उसको मिलाकर जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्लिंकर. एंड देन दिस क्लिंकर इज मिक्स्ड विद 2 to 3% by weight of gypsum to form cement.
पूरा ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें से मेजर प्रोडक्ट है कैल्शियम डाई कैल्शियम सिलिकेट, दैट इज Ca2SiO4, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दैट इज Ca3SiO5, and tricalcium aluminate, that is Ca3Al2O6, that is respectively 26, 51 and 11%. How does cement set? ये देख लेते हैं. When mixed with water, setting of cement takes place to give a hard mass due to hydration of molecules. Now if you remember, मैंने कहा था कि जब पानी मिलता है तो वापस क्रिस्टलाइज होने लगती हैं चीजें, करेक्ट. ये सारा क्या है, उसके अंदर जो बना है वो क्या है, सॉल्ट्स है. कैल्शियम डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, क्या है ये तो सॉल्ट्स है ना. उन सॉल्ट्स को अगर मैं पानी दूं तो कैन दे फॉर्म अ हार्ड क्रिस्टलाइन मास? आंसर है यस, ऑफ कोर्स. दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेटिंग. जब हम लोग सेटिंग बोलते हैं तो सेटिंग का मतलब क्या है कि एक सॉल्ट एक सब्सटेंस था जो एक्चुअली टेक्निकली एक सॉल्ट था, आपने उसका एनहाइड्रस फॉर्म लिया, आपने उसमें पानी मिलाया, मिक्स किया, तो अब वो क्रिस्टलाइज दोबारा होने लगा. समझे कि नहीं समझे? नाउ द इंपॉर्टेंट ऑल्सो थिंग टू रिमेंबर इज देयर आर सर्टन पीपल हु से कि सर कितना भी पानी चलता है क्या? नहीं, देयर हैज टू बी अ रेशियो. देयर हैज टू बी अ रेशियो. क्यों? क्योंकि हर मटेरियल की अपनी एक रिक्वायरमेंट है. एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि NaCl सोडियम क्लोराइड को थोड़ा सा पानी मिला तो वो लम्प्स बनाता है, थोड़ा ज्यादा पानी मिला तो डिसॉल्व होकर खत्म हो जाता है, करेक्ट ना. तो उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए, लम्प्स बनाने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, बहुत नहीं चाहिए. वैसे ये सीमेंट को भी ज्यादा पानी डाल दिया तो सीमेंट कच्चा रह जाता है, सेट नहीं होता, हार्ड नहीं होता. दैट इज व्हाट हैपेंस ना अपने इधर हमारे देश में या हमारे शहर में खास करके. तो आप लोगों को पता ही है कितने प्यारे प्यारे रोड बनते हैं कि एक बारिश में रोड धुल के निकल गया. आज बनाया, कल बारिश हुई, परसों रोड गायब, है ना. और शिवाजी हमारे लिए फोर्ट बना के गए 500 साल पहले, अभी तक है, क्योंकि उन्होंने चीटिंग नहीं की थी ना. सीमेंट उनके जो लोग जिन्होंने फोर्ट बनाया, सामान यूज किया, उन्होंने चीटिंग नहीं की सीमेंट बनाने में. हमारे यहाँ नेता लोग ये करते, घपले करते, इसलिए रोड ऐसा बनता है. तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जब हम लोग सेटिंग की बात कर रहे हैं या पानी मिलाने की बात कर रहे हैं इसमें, सीमेंट या लाइमस्टोन या जिप्सम या किसी भी चीज़ में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि देयर हैज टू बी अ सर्टेन रेशियो दैट हैज टू बी मेंटेन्ड. यू जस्ट कांट पुट अ रैंडम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एक्सपेक्ट इट टू सेट. ओके, so this is due to hydration of the molecules and obviously their rearrangement. Uses, obviously yaar, cement has become a commodity of national necessity next to iron and steel. It is used in concrete and reinforced concrete. RCC हम लोग ये word use करते हैं, RCC, reinforced cement concrete. बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज होता है वो reinforced cement. Again, that is not pure cement. That is cement mixed with other materials also to further increase its strength, right? जैसे आप लोग ये देखते हो कि आजकल रीडेवलपमेंट बहुत चल रहा है आपके आजू बाजू, या आप जिस बिल्डिंग में रहते हो सकता है आपको शिफ्ट करके रीडेवलपमेंट चालू हो, तो आप कभी देखेंगे वो क्या करते हैं, पहले एक खड्डा खोदते, एक डिच बनाते, और उसमें ना पहले वो रॉड्स लगाते, आयरन ऑक्साइड के कोटेड बड़े वाले रॉड्स लगाते हैं, और उस रॉड के आजू बाजू सीमेंट पोर करके उसको शेप देते हैं. खास करके अभी मेट्रो का काम भी चालू है, मेट्रो का भी काम चालू है, वो भी आपने देखा होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज रीइंफोर्सिंग मतलब उसकी स्ट्रेंथ. वो सीमेंट का जो एक ब्लॉक है, अगर समझो मैं एक पूरा सीमेंट का ब्लॉक बनाया और उसको मार लगी तो वो क्रैक हो सकता है, लेकिन अगर अंदर उसके रीइंफोर्स किया हुआ उसको और मटेरियल डाल के, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. करेक्ट है? तो इसीलिए डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में ऐसा यूज होता है, जिसको हम लोग रीइंफोर्समेंट यानी कि RCC कहते हैं. लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, विल डू बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. जैसे सोडियम और पोटेशियम में हमने किया था, याद होगा तो, सोडियम पोटेशियम पंप मैंने आपको बताया था.
वैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में वो देख लेते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस इतने नहीं आते। अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूँ, फैक्चुअल 2-3 क्वेश्चन है वो याद रख लेना, दैट्स मोर देन इनफ। नॉर्मल अडल्ट कंटेन्स 25 मिलीग्राम मैग्नीशियम, 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 5 ग्राम ऑफ आयरन, 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, magnesium is a cofactor in the enzymes. The main pigment, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। मेन पिगमेंट फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स इज क्लोरोफिल। सबको मालूम है ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल। पर ये सबको नहीं मालूम कि क्लोरोफिल का सेंटर इज मेड ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। क्लोरोफिल जो है ये काइट शेप्ड मॉलिक्यूल है। कैसा है क्लोरोफिल? यस, इट्स अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच इज काइट शेप्ड, जिसमें ये जो ऊपर है ये एक ऐसा स्क्वायर है और नीचे ऐसा एक ये है, जैसे पतंग होती है ना, तो जो ऊपर ये साइक्लिक हुआ ना, इसको हम कहते हैं पायरोल रिंग, और नीचे को कहते हैं फाइटोल टेल। अभी बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा रहा मैं। इसके सेंटर में होता है मैग्नीशियम, ऐसे। जिसमें भी क्लोरोफिल होगा उसमें मैग्नीशियम का सोर्स अच्छा होगा। यस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विल ऑलवेज बी अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड मैग्नीशियम। 99% of the body's calcium is present in bones and teeth, right? Calcium also plays important role in neuromuscular transmission, ये वो सब ठीक है। मेन है blood coagulation. Calcium Ca++ is one of the coagulation factors in your blood. कोएगुलेशन फैक्टर नंबर 4 होता है ये। वैसे खैर मैं तो बीइंग अ डॉक्टर में इसके ऊपर आपको लाइक लिटरली 2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ कोएगुलेशन फैक्टर पे, बट नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट रिमेंबर कैल्शियम इज कैल्शियम आयॉन्स, नॉट कैल्शियम एटम। कैल्शियम आयॉन्स Ca2+ आर वन ऑफ द कोएगुलेशन फैक्टर्स। मतलब कहीं आपको चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, खून निकले, तो वो खून जमने के लिए, बंद होने के लिए हमारी बॉडी में जो इनबिल्ट मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं कोएगुलेशन मैकेनिज्म, और उसमें कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज एक्चुअली फैक्टर नंबर 4। देयर आर 13 फैक्टर्स टोटल। ओके, कैल्शियम इज मेंटेन्ड इन योर ब्लड बाय 2 हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड। नाम लर्न कर लो, ठीक है। अब ये बायो वाले स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ जनरली, ये बायो में केमिकल कोऑर्डिनेशन नाम के चैप्टर में, और पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को तो इसका कोई ज़्यादा लेना देना है ही नहीं। नाम याद कर लो, बस हो गया। सो यस, बोन में से ब्लड, ब्लड में से बोन, ये कैल्शियम का आपका पाथवे होता है। 99% बोन और टीथ में होता है। उसमें से जो थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व होते रहेगा वो ब्लड में जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो बोन ले लेगी, और बोन में ज़्यादा हो गया तो ब्लड ले लेगा। तो ऐसे ये आपका बैलेंस चलते रहता है। सो दैट फिनिशेज ऑफ एवरीथिंग अबाउट आवर एस ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों, right? So that completes the